Hello friends, myself Ravina Bishnoi. Welcome on my YouTube channel Success Keys. After Slave Dynasty and Khilji Dynasty, the third dynasty to rule over Delhi Sultanate, the name is Tughlaq Dynasty. इन्हें करा उना टर्क्स भी बोला जाता है बिकॉज ये मंगोल टर्किश ओरिजिन के लोग होते हैं जो अफगानिस्तान रीजन में रहने लग जाते हैं आफ्टर अगेन एंड अगेन मंगोल इनकर्शन इनटू द दिल्ली सल्तनत. तो ये वहीं से निकल के आते हैं. द फर्स्ट रूलर टू रूल द डायनेस्टी इज़ गियासुद्दीन तुगलक अंडर 1320 रूल करते हैं 1320 टू 25. उसके बाद में उनके सन आता है मोहम्मद बिन तुगलक इन 1325, फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 88, मोहम्मद खान गियासुद्दीन तुगलक शाह टू अबू बकर नसरुद्दीन मोहम्मद और हुमायूं. ये वो हुमायूं नहीं है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना, जो अकबर के पिता है. यहाँ पे ये तुगलक डायनेस्टी के हुमायूं हैं. और उनके बाद आते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद. यहाँ पे जो डायनेस्टी का पूरा एंड स्टार्ट हो जाता है बिकॉज तैमूर लंग का यहाँ पे आक्रमण होता है 1398 के बाद में और एम्पायर पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है. अब डिटेल में स्टडी करते हैं अबाउट गियासुद्दीन तुगलक. गियासुद्दीन तुगलक यहाँ पे गद्दी पे बैठते हैं 1320 में. इनका एक ड्रीम होता है टू फॉर्म अ न्यू सिटी इन दिल्ली. द नेम इज़ तुगलकाबाद. यहाँ पे ये सिटी एस्टेब्लिश करते हैं, पर कहा जाता है कि इन्हें निज़ामुद्दीन औलिया का श्राप लगा था इस सिटी को कि ये यहाँ पे सिटी ज़रूर एस्टेब्लिश करते हैं. ये बन भी जाती हैं सिटी, पर यहाँ पे इसको इनहैबिट करने से पहले ये अबंडेंट हो जाते हैं. मतलब यहाँ पे रहना शुरू भी नहीं करते कि उससे पहले इसको खाली करना पड़ता है या खाली हो जाती है, इस पर कोई रहता तक नहीं है. बिकॉज द रीजन इज़, अब ये निज़ामुद्दीन औलिया और गियासुद्दीन तुगलक की आपस में क्या कन्फ्यूजन है, आई कैन क्लियर ऑल अबाउट. यहाँ पे जब दिल्ली थ्रोन पे ये बैठते हैं गियासुद्दीन तुगलक, तो ये यहाँ पे ऑर्डर करते हैं कि जितने भी यहाँ पे वर्कर्स हैं वो ये सिटी बनाने के अंदर लग जाएंगे. उसी टाइम पे निज़ामुद्दीन औलिया जी अपने कनखा के अंदर बावली की एस्टेब्लिशमेंट कर रहे होते हैं, एक बावली बना रहे होते हैं. तो वो लोगों को बोलते हैं कि ठीक है, ओके, आप यहाँ पे दिन में वर्क करिए, रात में आप मेरी बावली बनाइए. निज़ामुद्दीन औलिया इससे खुश नहीं होते और वो यहाँ पे जो तेल की सप्लाई है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं. अब तेल किसके लिए चाहिए होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे रात को काम करने के लिए दीपक जलाने पड़ते हैं और जिसके अंडर वो कंस्ट्रक्शन करते थे. तो यहाँ पे तेल की सप्लाई तुगलक जी बंद कर देते हैं. तो यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया जी ऑर्डर करते हैं कि आप बावली का पानी ही तेल में बदल जाएगा, और वो पानी तेल में बदल जाता है और वो जो कंस्ट्रक्शन होती है वो चालू रहती है और इनकी बावली बनके तैयार हो जाती है. इस टाइम पे जो गियासुद्दीन तुगलक होते हैं वो बंगाल के एक्सपीडिशन पे गए होते हैं और वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं. तो यहाँ पे ये ऑर्डर देते हैं कि भाई मैं जब तक आऊँ दिल्ली के अंदर आप मुझे दिखने नहीं चाहिए. तो निज़ामुद्दीन औलिया जी यहाँ पे बोलते हैं कि हुनूस दिल्ली दुरस्त, मीन्स कि अभी तक दिल्ली भाई साहब बहुत दूर है, जब तक आप आएंगे तब तक पता नहीं क्या हो गया होता है. और यही ऐसा ही होता है कि ये दिल्ली पहुंच ही नहीं पाते, उससे पहले इनकी हत्या करवा दी जाती है इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा. और ये जो इनका जो किला या इनका जो सिटी है दैट इज़, यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया इसे बोलती हैं या रहे उजड़ या बसे गुजर, मीन्स नोमाडिक हर्टमैन रहेंगे यहाँ पे या फिर ये पूरी उजड़ ही जाएगी. और ये ऐसा ही होता है और ये सिटी पूरी इनकी यहाँ पे उजड़ जाती है और ये यहाँ पे रह तक नहीं पाते हैं. ठीक है, यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक की टॉम बनती है, इसी के बाहर ही तुगलकाबाद के बाहर ही यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक की टॉम बनाई जाती है. उसके बाद में आते हैं इन्हीं के बेटे दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक. ये आप डायनेस्टी का एक्सपैंड देख सकते हैं, बट ये जो एक्सपेंशन यहाँ पे दिखाई जाती है ये पूरे 80 ईयर्स के टाइम पीरियड में नहीं होती, ये कुछ 20 सालों तक ये एक्सपेंशन रहती है. इनके जो बेटे मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं ये एबल मिलिट्री कमांडर ज़रूर होते हैं. गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पीरियड के अंदर ही ये एक्सपीडिशन करते हैं अंडर द वारंगल एक्सपीडिशन करते हैं, कैंपेन करते हैं काकतीय डायनेस्टी के खिलाफ, वारंगल को कब्जे में कर लेते हैं और प्रताप रुद्रदेव को यहाँ पे हरा देते हैं और काकतीय डायनेस्टी का यहाँ पे एंड कर देते हैं 1323 के अंदर. इसी के साथ साथ ही मलबार, मदुरई, कर्नाटका, तमिलनाडु वाला जो रीजन है इसको भी कैप्चर कर लेते हैं, इसको अपने अंडर मिला लेते हैं. तो ये सारी इनके टेरिटरीज बन जाते हैं. यहाँ पे अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स छोड़ जाता है, यहाँ से इनको रेगुलर रेवेन्यू जो है मिलता रहता है.
ठीक है। उसके बाद में जब ये एज ए रूलर जब गद्दी पे बैठते हैं तो देखा जाता है कि इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्लान है इतने ज़्यादा सक्षम या सफल नहीं होते हैं, बहुत ही फेल्ड कैंपेन्स ये करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर बहुत ही ख़राब देते हैं, इसलिए कई बार इनको पागल सुल्तान का भी उपाधि दी गई है। वैसे भी गयासुद्दीन माना जाता है कि यहाँ पे इनको राजगद्दी पे नहीं बिठाना चाहते थे, इनके छोटे भाई को बिठाना चाहते थे, जिसकी वजह से ही कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने निज़ामुद्दीन औलिया के साथ मिलके यहाँ पे इनको मरवा देते हैं। जब ये बंगाल एक्सपीडिशन करके और ये वापस दिल्ली आ रहे होते हैं तो यहाँ पे फरीदाबाद वाले रीजन के अंदर ही माना जाता है, दिल्ली से थोड़े बाहर आउटर रीजन में इनको वेलकम रखा जाता है, एक वुडन स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उसी वुडन स्ट्रक्चर में धंस के इनकी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि इन्हीं के पीछे साजिश जो थी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और वो खुद उसके बाद में राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है यहाँ पे ये अपने आप को भाई साहब सिकंदर मान रहे होते हैं, ये चाहते हैं कि हमने अब जब मैंने साउथ जीत लिया है तो वर्ल्ड कॉन्कर करना कौन सी बड़ी बात है। इसी के चलते, इसी ही ड्रीम के चलते ये बहुत सारी गलतियां अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं और लोगों को बहुत, जो आवाम होती है इनसे बहुत खफा होती है और इनके एंड के बाद में कहा जाता है कि आवाम को मुक्ति मिली सुल्तान से और सुल्तान को मुक्ति मिली एडमिनिस्ट्रेशन से या रूल करने से। तो ये ऐसी चीज़ें इनके बारे में कहा गई। अब ये क्या फेल्ड कैंपेन्स करते हैं, होता क्या है इनके अंडर में, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि एक इनका जो निर्णय होता है कि ये दिल्ली से अपनी कैपिटल को देवगिरी दौलताबाद में शिफ्ट करने की बात कहते हैं और करवाते भी हैं और इसीलिए ऑर्डर दे देते हैं कि पूरी आवाम, मतलब कि पूरे सभी लोग, चाहे राजसी लोग हों या अदर जो अवाम सिंपल पीपल है, सिविलियन जो पीपल हैं, उनको भी कहा जाता है कि कुत्ते गायें तक इन्होंने यहाँ पे नहीं छोड़े थे कि सभी को यहाँ पे मूव करवा दिया था देवगिरी में। ये कोई छोटा डिस्टेंस नहीं होता है, अराउंड 1500 किलोमीटर का एरिया होता है जिसमें पूरे लोगों को लेके यहाँ पे जलूस इनका निकलना था। कहा जाता है इसके लिए इन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, आरामगाह बनाए बीच में और लेटर पोस्ट वाली जगहें बनाई कि जहाँ से लेटर को पोस्ट किया जाता है और सराय बनाई इसके बीच में ताकि रेस्ट की जाए, कुछ पानी पिया जाए, रेस्ट की जाए। और यहाँ पे जो ये जो पीपल्स होते हैं अराउंड, जो सूफी सेंट्स होते हैं, इनके कनखा बनाए यहाँ पे कि वो वहाँ पे रह सके, लोगों को प्रीच कर सकें। तो ऐसी यहाँ पे बातें कही जाती है जिसके लिए कारण जो ट्रेजरी है काफ़ी, उसके ऊपर ट्रेजरी खाली हो जाती है, राजा का ट्रेजरी बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और इतने जलूस को यहाँ पे लेके आना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। जो रीजन यहाँ से राजस्थान या मालवा वाला रीजन से क्रॉस होके आता है तो गर्मी काफ़ी होती है, लोग रास्ते में ही यहाँ पे काफ़ी लोग डेड हो जाते हैं। जैसे ही ये देवगिरी में आते हैं, दौलताबाद वाले रीजन में आते हैं। अब रीज़न क्या होता है यहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट करने का? रीज़न बिहाइंड कि एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्थ और साउथ को अच्छे से देखा जा सके, इसलिए ये कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे देवगिरी वाले रीजन में ये रहते हैं। 2 साल बाद ही इनको अपनी कैपिटल वापस दिल्ली शिफ्ट करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे अकाल पड़ जाता है, पानी नहीं होता लोगों को पीने के लिए और लोग मर रहे होते हैं भूख के मारे। वापस ये कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करते हैं तो रास्ते में और बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत तंग हो जाते हैं, राजा के खिलाफ हो जाते हैं, नोबल्स भी खिलाफ हो जाते हैं और उनका वापस एक्सपीडिशन होता है, वापस अपना ये मूव करते हैं दिल्ली की तरफ। फर्स्ट तो इनका फेल्ड कैंपेन ही होगा। सेकंड, ये टोकन करेंसी का लॉन्च किया जाता है बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। दैट इज़ कि जैसे अभी पेपर करेंसी जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है कि गोल्ड कॉइन्स इशू नहीं करने होते हैं, यहाँ पे पेपर करेंसी थे। ऐसे ही इन्होंने टोकन करेंसी जो तांबे के जो कॉइन्स हैं इन्होंने इशू करे थे कि सिल्वर टंका के एवज में यहाँ पे तांबे के कॉइन्स इशू किए जाएंगे, और जो देते हैं कि बाद में फोर्स्ड हो जाते हैं क्योंकि उस पर कोई राष्ट्रीय सील नहीं लगी होती, तो उसको लोग घरों में भी बनाने लग गए थे और काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। यहाँ पे ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फ्लरिश नहीं हो पाया था, रेवेन्यू अच्छा खासा कलेक्ट नहीं हो पाया, तो बाद में राजा को इसे बंद करना पड़ता है और अपने सिल्वर और गोल्ड देके इनको वापस लेना पड़ता है। तो काफ़ी माना जाता है कि दिस इज़ ऑल्सो हार्म्स द ट्रेजरी, जिसकी वजह से राजा जब इतना ट्रेजरी पे लॉस हो जाता है तो ट्रेजरी को कैसे दोबारा से भरेगा राजा? यहाँ पे रेवेन्यू जो होता है दोआब वाला रीजन, गंगा जमुना दोआब वाले रीजन पे रेवेन्यू बढ़ा देता है। यहाँ पे इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिया जाए, अबाउट 1/2 ऑफ द इनका टैक्सेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नाखुश होते हैं इनके प्रति और लोग यहाँ पे कल्टीवेशन को छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं कि भैया कल्टीवेशन करके मिलेगा क्या? जब सारा जो शहर है वो राजा को चला जाएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो सारे लोग यहाँ पे कल्टीवेशन को छोड़ देते हैं। तो लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिर एक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटबैक निकलता है। नेक्स्ट इनका
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटबैक होते हैं कि ये कराचील का एक्सपीडिशन करते हैं कि यहाँ से ये कराचील जो कांगड़ा वाला रीजन है इसको यहाँ पे कैप्चर करके माना जाता है कि इनका प्लान था कि चाइना में जाया जाए और चाइना को यहाँ पे कॉन्कर किया जाए। अब कराचील के अंदर जैसे ही ये जाते हैं तो वहाँ पे पृथ्वीचंद 2 से इनकी फाइट होती है, जो राजपूत रूलर होता है वहाँ पे सेटबैक होता है, ये उसको यहाँ पे एक कॉन्कर नहीं कर पाते और 1 लाख तक इनकी जो आर्मी होती है वो डेड हो जाती है, काफ़ी हार्म होता है इनकी आर्मी को और ऑफ कोर्स ट्रेजरी को। दूसरा एक ये एक्सपीरिएट करना चाहते हैं खुरासान और पर्शियन जो एम्पायर होता है, खुरासान और पर्शियन इराक वाला जो रीजन है, यहाँ पे मंगोल इन्वेजन्स इनकर्शंस काफ़ी हो रहे होते हैं, तो ये पर्शियन नोबल्स के साथ मिलके वहाँ पे जो जो डायनेस्टी चल रही थी उनके अंदर जो नोबल उनसे ना खुश थे, उन नोबल्स के साथ मिलके एक बड़ी सारी आर्मी बनाते हैं। कहते हैं 3,70,000 की ये आर्मी वहाँ पे बनाते हैं और चाहते हैं कि इन्वेड कर दे, जैसे ही स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर हो इन्वेड कर दे, पर ये उसके लिए काफ़ी बड़ी आर्मी भी बना देते हैं, उनको 1 साल की पहले एडवांस पेमेंट कर देते हैं और वो एक्सपीरियड कर ही नहीं पाते क्योंकि डायनेस्टी वापस वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इनका ये काफ़ी बहुत बड़ा हार्म होता है यहाँ पे ट्रेजरी का। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे ये दीवाने बंदगा नामक एक नया स्लेव डिपार्टमेंट ओपन करते हैं। बहुत सारे स्लेव्स को यहाँ पे रखा जाता है कि हमें अब स्लेव को बाहर जो बाहर से भेजना नहीं है, स्लेव को हम यहीं पे रखेंगे और दीवाने बंदगा ये बनाते हैं, स्लेव डिपार्टमेंट बनाते हैं। बाद में कहा जाता है कि इन्हीं स्लेव्स इनके खिलाफ जो है रिवोल्ट कर देते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक। और यहाँ पे देखते हैं कि इन्हीं के टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंट किंगडम बनने शुरू हो जाता है। ये इंडिपेंडेंट किंगडम ओडिशा वाला रीजन को ये जीत नहीं पाते हैं और द एरिया अंडर ये वाला नागौर वाला रीजन, राजस्थान वाला रीजन है, गुजरात वाले रीजन पे ये कॉन्कर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे बंगाल वाले एक्सपीडिशन पे जब आते हैं, जब फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में हम इसको पढ़ते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के एक्सपीडिशन करे थे, 3 एक्सपीडिशन करे, वो तीनों यहाँ पे फेल हो गए थे। बट यहाँ पे इन्होंने इसी टाइम पे जब ये बंगाल के एक्सपीडिशन पे आए थे, ये उड़ीसा के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे टेम्पल्स की लूट करते हैं, साथ में वहाँ से 300 लगभग मनी स्क्रिप्ट्स उठा के ले जाते हैं और उनको बाद में पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसफ़र डिक्टेट किया जाता है। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो एरिया हम देखते हैं, इसके बाद में इनडायरेक्ट रूल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर्स ये बिठा के रखते हैं और ये डायरेक्ट रूल के अंदर आते हैं, इसीलिए कैपिटल को शिफ्ट करते हैं दौलताबाद में। पर बाद में जब यहाँ से मंगोल का इन्वेजन होता है तो इन्हें वापस दिल्ली पहुंचना पड़ता है। अभी इनके टाइम पे मंगोल, यहाँ पे चगताई मंगोल जो मशरीन जो होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, तो राजा अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए इनको काफ़ी सारा रेवेन्यू दे देता है कि भाई हम इतना रेवेन्यू आप हमसे कलेक्ट कर लीजिए पर हमारी सल्तनत को बनाए रखने दीजिए। ठीक है, ये होते हैं द अबाउट टोकन करेंसी जो इनके द्वारा लागू की जाती है। जहाँपना सिटी, जब जिस जगह हम देखेंगे कि तो डायनेस्टीज़ के अंदर अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग सिटीज़ यहाँ पर बनाई जाएंगी, तो मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक ने देखते हैं कि हमें तुगलकाबाद बनाते हैं, 1327 में बनाया जाता है बाय द मोहम्मद बिन तुगलक जहाँपना शहर। ये तुगलकाबाद में नहीं रहते, ये कहते हैं भाई अलग अलग सिटी बनाऊंगा, जहाँपना बनाते हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद में ये इनकी जो राजधानी शिफ्ट हो जाती है देवगिरी में, तो वहाँ चले जाते हैं। फिरोज शाह द्वारा फिरोज़ाबाद बनाया जाता है। इनके द्वारा कहा जाता है कि फिरोज शाह ने सिर्फ फिरोज़ाबाद ही नहीं बनाया, और भी 300 अलग सिटीज़ का यहाँ पर निर्माण करवाया था। 1533 के अंदर देखते हैं कि पुराना किला बनाया जाता है शेर शाह द्वारा। 1639 में शाहजहाँबाद बनाया जाता है शाहजहाँ द्वारा, और नई दिल्ली बनाते हैं अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो ये डिफरेंट हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि किनके, और इन्हीं 7 सिटीज़ को मिलके बनी है अभी की हमारी दिल्ली। ये एरिया आप देख सकते हैं फिरोज शाह के अंडर जो एरिया आता है कि ये बस ये नॉर्दर्न इंडिया तक सीमित हो जाता है एम्पायर। गंगा यमुना दुआ वाला जो रीजन है सिर्फ वही इनके अंडर रह जाता है। तो फिरोज शाह, बट इन्होंने ये एक्सपैंड करने का नहीं सोचा था कि एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया जाए, पर इन्होंने एक कार्य किया था कि यहाँ पे अपने एरिया के अंदर काफ़ी ऐसे कार्य किए थे जिससे कि जो रीजन था काफ़ी फ्लरिश हो गया था। अब इसके कौन कौन से, बट माना जाता है कि ये एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। इन्होंने ये जजिया को मुस्लिम्स पे भी लागू किया जाता है। अब ये जजिया कौन सा कर होता है? जजिया वो कर होता है, ये प्रोटेक्टिव कर, मतलब प्रोटेक्शन के लिए कर लगाया जाता है कि अगर आप हिंदूज़ हैं और अगर आपको मुस्लिम रूलर अगर हैं, उनकी फ़ौज से या किसी से अपनी सुरक्षा चाहिए, तो आपको यहाँ पे जजिया पे करना पड़ेगा। अब इन्होंने जजिया को कंपलसरी कर दिया और साथ साथ ये
ब्राह्मण्स पे भी लगा दिया गया। पहले ब्राह्मण्स पे नहीं लगाया जाता था किसी भी रूलर, यहाँ पे ब्राह्मण्स पे भी ये जजिया लगाया जाता था। इसके अलावा भी अलग टाइप के टैक्सेस यहाँ पे कलेक्ट किए जाते थे। खैराज कलेक्ट किया जाता था 10% ऑफ प्रोड्यूस पे, जक़ात किया जाता था। मुस्लिमों के ऊपर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता था कि आप ये टैक्स दीजिए, जिससे कि जो राज्य है, राजा है, उसके लिए सोशल सर्विस के लिए कार्य करेगा। उसे खम्स कलेक्ट किया जाता था कि अगर आपको ज़मीन में कुछ दबा हुआ मिला है तो 20% ऑफ प्रोड्यूस आपको राजा को देना पड़ेगा। वारफेयर के लिए कारण आपने अगर कुछ लूटपाट करके कुछ धन कमाया तो भी उसका 20% राजा को जाएगा। ये डिफरेंट कर लगाया जाता। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 28 आइटम्स पे अलग अलग ऐसे टैक्स लगाया जाता था, बट फिरोज शाह तुगलक ने सिर्फ ये कर यहाँ पे रहने दिए थे। और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो टक्कवी लोन्स दिए जाते थे, मतलब एग्रीकल्चर लोन दिए जाते थे यहाँ पे सीड्स को प्रोड्यूस यहाँ पे परचेज़ करने के लिए और उसको फ्लरिश करने के लिए, तो वो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक द्वारा बंद कर दिया गया था। इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी किया गया था फिरोज शाह तुगलक, जो माना जाता है कि इनके जो वंश है उसको ख़त्म करने के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दैट इज़ ये इक्तादारी सिस्टम को दोबारा से शुरू कर देते हैं और उसको हेरिडिटरी बना देते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भैया फिरोज शाह तुगलक जब यहाँ पे राजा बने थे तो इनको नोबल्स ने बनाया था, ये नहीं बनने वाले थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई होते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं, ये तो कहते हैं मैं तो हज की यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, भैया मेरे को टाइम नहीं है यहाँ पे राजशाही करने के लिए। पर नोबल्स आते हैं कि आप आइए, हमें रूल यहाँ पे राजगद्दी पे बैठिए, क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा काफ़ी छोटा था, 7-8 साल का बेटा था, तो इनको यहाँ पे ये रूल करने के लिए आते हैं। तो ये नोबल्स को हर टाइम पे काफ़ी खुश करने की कोशिश करते हैं, जैसे इक्तादारी सिस्टम को यहाँ पे हेरिडिटरी बनाना। सोल्जर्स को भी हेरिडिटरी, चाहे सोल्जर के बेटे को तलवार उठानी ना आती हो, पर भैया वो सोल्जर बन गया, उसको परमानेंट तनख्वाह मिल रही है और ऐशो आराम की उसकी ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि ये कहीं एक्सपीडिशन पे तो गए ही नहीं। इन्होंने कोई लड़ाइयाँ तो इतनी कोई लड़ी नहीं है, एक आधी जो लड़ाई लड़ी जिनके अंदर वो हार गए थे, ठीक है। तो फिरोज शाह के टाइम पे, और ये नोबल्स के को खुश करने के लिए कि मैं ये मंदिरों को लूट रहे हैं, तो नोबल्स खुश हो जाएं क्योंकि वो मुस्लिम सेक्ट से आते हैं, सुन्नी मुस्लिम सेक्ट से आते हैं। अब इन्होंने जजिया लगा के भी यहाँ पे नोबल्स को काफ़ी खुश कर देते हैं। ये नोबल्स के चहीते थे, तभी इनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ मिलता है। फतूहत ए फिरोजशाही, ये इनकी बायोग्राफी है जो इन्होंने खुद लिखी थी। टोपरा और मेरठ से अशोक पिल्लर उठा के ले आए थे और दिल्ली में इन्होंने इनको स्थापित किया था। टोपरा जगह माना जाता है कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, वहाँ से ये अशोकन पिल्लर उठा के लाए और दिल्ली के इन्होंने स्थापित किया था। और यहाँ पे इनका ये अभी हमने ये एरिया जो है देख लिया, ये टोपरा वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिल्लर लगाया हुआ है फिरोज़ाबाद के अंदर। और इन्होंने इनके अलावा 300 और जो शहर बसाए थे, 20 महल बनाए, 40 मस्जिद बनाई, 5 मकबरे बनाए, मदरसे बनाए। इसके अलावा इन्होंने तो यहाँ जहाँ पे बच्चों की स्टडीज़ की जाए, इसके अलावा इन्होंने जो है कैनाल्स की भी कैनाल फॉर्मेशन करी थी। सिरसा से हांसी, सतलुज से हांसी, यमुना टू हिसार, ये डिफरेंट कैनाल फॉर्मेशन करी थी जो अभी तक भी हैं, काफ़ी अभी उनको एडवांस में आ गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स बनाया था जहाँ पे मतलब महिलाओं की शादियाँ करवाना, बच्चों को स्टडी करवाना, ये सब कुछ किए जाते थे। इन्होंने 1200 फ्रूट गार्डन्स भी बनाए थे जिनसे अच्छा खासा उनको रेवेन्यू जनरेट हो जाता था, ठीक है। और एक इन्होंने भी किया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था कि ये 660 माइल्स के अंदर इन्होंने एक फार्मिंग एरिया बनाया था जिनके अंदर हॉर्टिकल्चर की जाती थी और लोगों को सिखाया जाता था कि हॉर्टिकल्चर कैसे होती है, ताकि वो भी अपने जो है जो ज़मीन है उस पर जाके वो करें और रेवेन्यू जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे जनरेट हो सके। तो ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे की कहानी है जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। उसी के बाद में देखते हैं कि उसके बाद में जो है इनके टाइम पे फिरोज शाह तुगलक के टाइम के पीरियड में हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट हो गए थे, स्टेट्स जो थे इंडिपेंडेंट हो गए। इनको कोई टेंशन नहीं थी, भैया इंडिपेंडेंट होना है हो जाओ, वो दोबारा उस पर लड़ाई करने के लिए या उसको कॉन्कर करने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि मेरा रीजन जो है, जो दिल्ली के आसपास वाला 400-500 किलोमीटर का एरिया, उसको फ्लरिश किया जाए। तो बस वो उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया था, उसको एक्सपीडिएट करना या लड़ाइयाँ लड़नों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद में आती है बैटल ऑफ दिल्ली 1398 के अंदर। यहाँ पे तैमूर द लेम आता है और दिल्ली पे यहाँ पे लूटपाट मचाता है। 3 दिनों तक कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा लूटपाट होती है कि पूरी दिल्ली 150 सालों तक भी उभर नहीं पाती उस लूट से, ठीक है। अब ये तैमूर होते क्या, ये मंगोल होते हैं और ये मंगोल की चगताई खानेट से आते हैं और दिल्ली के ऊपर
यहाँ पे इन्वेजन करते हैं। अब ये चगताई खानेट और ये क्या हो गया फ्रेंड्स कि चंगेज़ खान के बाद में वार ऑफ सक्सेशन होती है, जिसके बाद में जो मंगोल एम्पायर है वो डिफरेंट फोर डिवीज़न में बंट जाना है। ये जो है यूरोप वाला खानेट ऑफ गोल्डन होर्ड कहा जाता है। ये इराक ईरान वाला जो रीजन है इल खानेट बोला जाता है। और ये खानेट ऑफ द ग्रेट खान, जहाँ पे युआन, यहाँ पे चंगेज़ खान के पोते यहाँ पे रूल कर रहे होते हैं, जो युआन डायनेस्टी बनाते हैं, जिसे कबूलई खान बोला जाता है, जिन्होंने पहले टोकन करेंसी स्टार्ट करी थी और उसको कॉपी करके गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक जी ने यहाँ पे टोकन करेंसी स्टार्ट करी थी। और आती है चगताई खानेट, जो सेंट्रल एशिया वाले रीजन पे रूल कर रही होती है, और यही लोग बार बार इनकर्जन कर रहे होते हैं, और इन्हीं के अंदर से ही आते हैं तैमूर, जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर इनकर्जन करते हैं और यहाँ पे दिल्ली को पूरा सैक्ड कर देते हैं, लूटपाट बचाते हैं, मंदिरों मस्जिदों सबको यहाँ पे उजाड़ देते हैं, लोगों को मारते हैं, पूरा मैसेकर करते हैं। और दिल्ली उस हिंसा से 150 सालों तक भी सोने की चिड़िया कई वाली ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो जाती है। ये अपने एरिया को रिच बनाने के लिए दिल्ली को बिल्कुल यहाँ पे गरीब बना देते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। उसके बाद में आती है हमारी सैयद डायनेस्टी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई थिंक आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।